नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पर्यावरण अध्ययन का महत्व में पहला है पर्यावरण अध्ययन इसलिए आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण में ही व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। नंबर 2 है पर्यावरण स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्यपूर्ण जीवनोपयोगी अवस्थाएं, साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, भोजन तथा विकास से संबंधित है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए है। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए है। बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। कौन से कारक अथवा तत्व हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है तथा कौन से हानिकारक है, यह जानना अति आवश्यक है। अब हम एकीकृत पर्यावरण अध्ययन इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में हम सोचते हैं। सेकंड है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। एकीकृत उपागम से तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जिसमें अलग अलग विषयों के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाए। नंबर सेकंड है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य यह है कि इसके सभी उपविषय जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, नागरिक शास्त्र आदि की सम्मिलित रूप से एक दूसरे में संबंध जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन स्वयं में एक एकीकृत विषय है क्योंकि यह कई विषयों को मिलकर बनाया गया है। फोर्थ है शिक्षण के एकीकृत उपागम के महत्व को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप से पढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है। नंबर 5 है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का एकीकृत उपागम है। अब हम पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1930 के आरंभ से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में पर्यावरणीय शिक्षा के कुछ पहलू स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। सेकंड है शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट ने सिफारिश की कि प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि भौतिक और जैव पर्यावरण में मुख्य तथ्यों, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रविधियों की सही समझ का विकास हो सके। ये सिफारिशें वर्ष 1977 में ही क्रियान्वित हो सकी जब एनसीईआरटी के द्वारा विद्यालयी शिक्षा 10+2+3 की व्यवस्था के लिए पाठ्यचर्या बनाई गई और जो 10 वर्षीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975 दस्तावेज के रूप में सामने आई। नंबर 3 है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति एनपीई 1986 और बाद में एनसीईआरटी द्वारा एनसीईआरटी 1988 और 2000 ने पर्यावरण शिक्षा को महत्व को विद्यालयी कक्षा में शामिल करने के लिए फिर से दोहराया। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा सभी पाठ्यचर्या विकास योजनाओं में प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं कुछ सीमा तक भाषा और गणित के पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में पर्याप्त विषय वस्तु ऐसी रही है जो कि पर्यावरण और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है। अब पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के बारे में ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन सृष्टि। देखो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो प्राकृतिक और सामाजिक है, से रूबरू कराना है। इन्हें इस योग्य बनाना है कि वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके और निष्कर्ष निकाल सके। जहां तक संभव हो वे पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझ बढ़ाए और सकारात्मक पर्यावरण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ा सके ताकि समाज को संधारणीय विकास की ओर ले जाए। इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या निम्न बातों पर आधारित हो। पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं क्षेत्र, इस क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं क्षेत्र।
सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान समाज की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराता है तथा अपनी सामग्री इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों से लेता है। सेकंड है, एक सार्थक सामाजिक जीवन पाठ्यचर्या अपनी पाठ्य सामग्री के चयन व गठन द्वारा विद्यार्थियों में समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में समर्थ होती है। थर्ड है, यम फी मुथाब के अनुसार सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। थर्ड है, जॉन यू माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। अब हम देखते हैं विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। आज जिस समाज में मनुष्य अपना विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। आज जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह विज्ञान और तकनीकी का समाज है। अतः मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्यक्षेत्रों को समझने एवं उनके विकास में सहयोगी भूमिका अदा करने के योग्य बनाने के लिए विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। नंबर 2 है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। चलचित्र, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के आविष्कार एवं संचालन में विज्ञान का अहम योगदान है, जबकि इसके कार्यक्षेत्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध विज्ञान से है, जबकि समाज पर पर्यावरण का प्रभाव सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। इसी प्रकार अन्य कई पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपस में संबंधित है। अब हम सब नेक्स्ट इस तरह हम विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका 2 पॉइंट थे, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। अब अगला टॉपिक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां। उसमें 2 विधियां हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। सो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां। उसमें पहला विधि है आगमन विधि, उसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव मेथड, इस विधि में उदाहरणों या तथ्यों की सहायता से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। जब हम बालक के समक्ष बहुत से तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बालक उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो वे आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें छात्र एक काल्पनिक नियम द्वारा समस्या को हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरी समस्या हल हो जाती है और तीसरी तो इसी तरीकों को नियम या सूत्र मान लिया जाता है। अगला पॉइंट है, यह विधि छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है एवं उसके मानसिक विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि विशेष से सामान्य की ओर नियम का पालन करती है। इस तरह आगमन विधि के पॉइंट्स हम देखे हैं। अब हम निगमन विधि पढ़ते हैं, उसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बता दिए जाते हैं तथा बच्चा उन्हें याद कर लेता है, फिर उन नियमों का उपयोग करके समस्या का हल निकालता है। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को सरल बना देती है। निगमन विधि में बच्चे नियमों या सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उनका स्मरण याद करते हैं। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छात्रों में रटने की आदत उत्पन्न करती है। यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते। अब हम पढ़ते हैं संश्लेषण विधि, उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण विधि, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन करती है। जब हमें रेखागणित में किसी तथ्य या नियम की सिद्ध करना होते हैं तो हम परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है तथा विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसलिए स्थायी नहीं होता।
यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती। इसके बालक की तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास नहीं होगा। इस तरह संश्लेषण विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम विश्लेषण विधि पढ़ते हैं। विश्लेषण विधि को एनालिटिकल मेथड कहते हैं। विश्लेषण का अर्थ होता है समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे H2O को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित करना विश्लेषण है। विश्लेषण तथा विश्लेषण एक दूसरे के पूरक है। अगला है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ है मैं स्वयं खोज करता हूँ। अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता न होकर स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक होते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं सोचने के अवसर प्रदान करती है। यह विधि बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि को उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। अगला है प्रयोगशाला विधि, उसे कहते हैं लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। गणित के अध्ययन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता बल्कि करने से सीखा जाता है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों संबंधी आदि की सत्यता की जांच करते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करके सीखना का पालन करती है। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि में बच्चा पूर्ण, सक्रिय एवं सहभागी रहता है। अब यह विधि बच्चों में प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है। बालकों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति करने की क्षमता का विकास होता है। इस तरह हम गणित शिक्षण की शिक्षण विधि या आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधि के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं।